गुड मॉर्निंग। मैं उपेंद्र शुक्ला, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री मजा आईआईटी नीट पर। बच्चों, पिछले वीडियो में मेरी आपसे बात हुई थी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। और वहां पर मैंने बताया था कि अगर आपको यन फैक्टर का आइडिया रहे रिएक्शन में तो आप किसी भी रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को कर सकते हैं, है ना। बहुत से टाइट्रेशन की प्रॉब्लम होती हैं, किसी रिएक्शन को पूरा कराता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कौन क्या कितना बनेगा, कितना मोल बनेगा, इन सब सवालों के जवाब दिया जा सकता है। तो बेटा, मेरी आपसे एन फैक्टर पर बात हुई थी पिछले टर्म, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था। आज मैं आपको एन फैक्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान से सुनिए। एन फैक्टर अब अगर आपके पास निकालने का आइडिया हो तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां ध्यान से देखिए। आप किसी का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर से। आप किसी की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर्स। आप किसी का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर्स। आप इस पूरे एन फैक्टर के कॉन्सेप्ट को इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन टाइट्रेशन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो में यूज किया था। तो अगर एन फैक्टर का आइडिया हो तो इन सवालों के जवाब आसानी से दिए जा सकते हैं। उसी एन फैक्टर को हम लोग सीख रहे हैं। आइए जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये एन फैक्टर हम लोग किसका किसका सीखेंगे, एसिड का सीखेंगे, बेस का कैसे निकालते हैं सीखेंगे, एटम का कैसे निकालते हैं सीखेंगे, और पॉली एटम का कैसे निकालते हैं सीखेंगे। सॉल्ट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज हम सीखेंगे। ठीक है, सो टेक ए स्मॉल स्नैप हियर, 1 2 3। आइए हम लोग एक एक की बात करते हैं कि कैसे किसी का एन फैक्टर निकाला जाए। तो एसिड, बेस, एटम, पॉली एटम, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनकी बात हम लोग करेंगे। चलो फिर सबसे पहले एसिड को उठाते हैं। किसी एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। फॉर एसिड की जो बेसिक लाइन पढ़ते हैं वो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। इज कॉल्ड, बोलो क्या कहते हैं इसको, इज कॉल्ड बेसिसिटी। क्या कहते हैं, एसिड की बेसिसिटी होती है। एसिड जितना हाइड्रोजन आयन निकालता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। ठीक है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी, इसका एन फैक्टर कहलाता है। कॉल्ड एन फैक्टर। जैसे देखो HCl अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, H प्लस Cl माइनस। तो H प्लस निकल के आया 1, तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो गई, 1। यानी इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। तो ये बेसिसिटी इसका एन फैक्टर है। तो चूंकि बिकॉज इट हैव 1 बेसिसिटी सो आल्सो कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं। खैर वो बात की बात है। ऐसे H2SO4 डिसोसिएट हो जाए तो क्या निकल के आएगा बताओ, 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो बोलो एन फैक्टर कितनी हो गई, 2 हाइड्रोजन निकल के आई, 2 बेसिसिटी 2, तो इसे डाई बेसिक एसिड कहते हैं। कैसा एसिड कहते हैं, डाई बेसिक एसिड कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे। ऐसे HCl के साथ साथ HNO3 की भी जिसकी जितनी निकल के आए। कुछ एक्सेप्शनली चीजें आप याद करके रखिए। ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा था, ऐसे तीसरा याद करके रखिए। H3PO4, H3PO3 और H3PO2 का एन फैक्टर मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट H3PO4 का एन फैक्टर होगा 3, H3PO3 का एन फैक्टर होगा 2 और H3PO2 का एन फैक्टर होगा 1। देखिए कैसे जितने हाइड्रोजन निकल के जाते हैं वही एन फैक्टर होता है। सॉरी, तो H3PO4 को देखिए जरा सा। अगर हम H3PO4 को बनाएं, H3PO4 के केस में समझिए
तो फास्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, H3PO4 बनना है। तो एक ऑक्सीजन ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज H3PO4। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, ये तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हैं, तो ये भी हाइड्रोजन टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, और ये भी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो तीनों के टूटने की चांस है। तो एन फैक्टर इसका इसीलिए कितना आता है, बोलो 3। सही है। और इसके अलावा H3PO3 का देखिए, H3PO4 का हो गया, H3PO3 का देखिए। H3PO3 के स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो ऐसे जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, दिस इज H3PO3। तो अभी कितने हाइड्रोजन टूटने की कंडीशन में है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं। बोलो सही है कि नहीं, बोलो भाई, सही है ना। H3PO3 तो 3 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज 2 हाइड्रोजन टूट गए, 3 ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ फास्फोरस से, 2 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से टूट जाएंगे, तो यहां इसकी एन फैक्टर कितनी आएगी, 2। वाइल इन केस ऑफ H3PO2 देख लो, H3PO2 के केस में एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तीनों ऐसे जुड़ जाएंगे, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से यहां जुड़ा हुआ, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन होगा वही टूटेगा, तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर हो रहा है ना। तो दिस इज, इस वजह से ये एक्सेप्शनली इनको याद करके रखिए। एक केस H3BO3 का होता है, उसे बोरिक एसिड कहते हैं, मैं ऊपर वाली लाइन हटा रहा हूं। H3BO3 के केस में एन फैक्टर सिर्फ 1 होती है, H3BO3। इनको बस याद रखना है, जहां पर आए इनके एन फैक्टर का, अगर एन फैक्टर पता चलेगा तो आप मोल कॉन्सेप्ट का इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कल वाला लॉ लगा पाए। तो देखो H3BO3, इसकी भी एन फैक्टर लिख लो 1, इसकी भी एन फैक्टर लिख लो 1, ठीक है, और याद करके रखना। तो दिस इज द एन फैक्टर ऑफ एसिड। क्लियर है। अब दूसरी लाइन में ये समझने की कोशिश करो कि जहां हाइड्रोजन ना दिखाई दे वहां एन फैक्टर कैसे असिस्ट करेंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, SO3, ये सब क्या होती हैं, एसिड ही होती हैं, है ना। तो आगे एन फैक्टर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, जैसे जितने पी ब्लॉक के एलिमेंट होते ना बेटा, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, जैसे SO2, SO3, CO2, ये सब एसिडिक ऑक्साइड है, इनके भी एन फैक्टर होने चाहिए। तो हम अभी यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो एन फैक्टर कैसे पता करेंगे, इसके लिए भी आपके दिमाग में रहे कि देखो ये सारे एसिडिक ऑक्साइड है। भैया SO2 की बात करते हैं ना, तो SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब उसमें H+ की बात होती है, यहां H+ नहीं है। एसिड का मतलब H+ की बात होती है, यहां H+ नहीं है, तो हम कैसे इसको सीखें कितना एन फैक्टर होगा। तो समझो, अगर ये एसिड है तो ये किसी बेस के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगर ये एसिड है तो ये किसी बेस के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। सही है ना। वाटर बनाने के लिए क्या बनता है, वाटर बता, H2O बनता है, क्या बनता है, H2O वाटर बनता है। अब यहां हाइड्रोजन कितना, 1 है, तो कम से कम हाइड्रोजन तो 2 करना पड़ेगा, इसलिए हम यहां क्या लगा देंगे, 2। तो यहां से देखो H2 मिल जाएगा और O भी मिल जाएगा। बाकी जितना आइटम बचा है उसको लिख दो, वो एक सॉल्ट है। क्या क्या बचा देखो, Na2 और SO3, सोडियम सल्फाइड, Na2SO3, ये एक सॉल्ट है। तो बोलो, ये एसिड है और ये एक बेस है, दोनों ने मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाया। तो ये एसिड बेस कितने OH से मिल रहा है, अगर ये एसिड है तो इसमें H+ होगा। बोलो, अगर ये एसिड है तो इसमें H+ होगा, और ये H+ बेस के OH से रिएक्ट करेगा। अगर ये एसिड है तो इसमें H+ होगा और ये बेस के OH से रिएक्ट करेगा। H+ जितनी OH से रिएक्ट करेगी वही इसकी एन फैक्टर है। सो कीप कॉन्सेंट्रेशन हियर कि ये यहां पर ध्यान से देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2 मोल्स 2 OH से रिएक्ट कर रहा है, देख लो ध्यान से।
सही है ना। तो 2 OH इसमें SO2 के साथ इस्तेमाल हो रही हैं। सो बच्चों इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा SO2 का 2। समझ में आया। ऐसे ही SO3 की बात कर लो, सल्फर SO3 की, सिर्फ इसमें फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करा दो। एसिड है तो बेस के साथ सॉल्ट बनाएगी, बिकॉज इट इज द लॉ एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इज इट। तो ये एसिड है तो बेस के साथ सॉल्ट वाटर बनाएगी। अब बना वाटर तो बनेगी, वाटर का फॉर्मूला हमको पता है H2O होती है, तो हमें H2 चाहिए, तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा 2। अब बचा क्या Na2SO4, इट इज सॉल्ट। और फिर से वैसे ही ये अब एसिड बेस से रिएक्ट कर रही है और कितने OH से रिएक्ट कर रही है 2 OH से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही जिनमें हाइड्रोजन ना हो उन एसिडों का n फैक्टर निकाला जाता है, ठीक है। जितने p ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, इनके जो भी ऑक्साइड होते हैं बेटा वो बेस एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इन एसिडों की n फैक्टर निकालने का तरीका, अब ये कहीं रिएक्शन में आ जाए तो आसानी से पता कर लोगे सल्फर डाइऑक्साइड का n फैक्टर 2 है, ठीक है। n फैक्टर पता हो जाएगा तो कल जो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगी। सो इट इज ऑल अबाउट फॉर एसिड। लेट अस स्टार्ट फॉर द बेस। तो अगली n फैक्टर हम बेस के लिए निकालते हैं, लिखो n फैक्टर फॉर बेस, n फैक्टर फॉर बेस। अब बेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे NaOH बेस के लिए फिर से वैसे ही क्या होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, है ना। फॉर्मूला n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर इज रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। जितनी हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस होकर के जाएगी, इट इज टेक्निकली इट इज कॉल्ड एसिडिटी, इट इज कॉल्ड, बोलो, इट इज कॉल्ड एसिडिटी। यानी बेस, देखो वहां पे एसिड की बेसिसिटी थी और यहां बेस की क्या है एसिडिटी है, ठीक है। जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन होंगे वो उसकी एसिडिटी होगी। ऐसे ही देखो कॉल्ड एसिडिटी, इसे एसिडिटी कहते हैं। जैसे अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करो तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बताओ, NaOH डिसोसिएट इनटू Na प्लस OH माइनस, कितनी OH निकल के आई 1, तो इसकी n फैक्टर कितनी हो गई 1। और चूंकि बिकॉज इट हैव सिंगल n फैक्टर, 1 डिसोसिएटिंग हाइड्रोक्सिल आयन, सो इसे आप यह भी कह दोगे इट इज मोनोएसिडिक बेस, मोनोएसिडिक बेस। क्लियर हो रहा है। ऐसे बोलो CaOH होल ट्वाइस, ये क्या बनाएगा बताओ कैल्शियम +2 OH माइनस, यहां n फैक्टर 2 क्योंकि 2 OH निकल के आ रही है, से डाई एसिडिक बेस। सही बच्चों। एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस, तो दिस इज एल्यूमिनियम +3 what 3 OH माइनस, तो इसकी n फैक्टर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही कुछ बेस जिसमें OH ना दिखाई दे, उनकी कैसे निकालोगे। There's some bases which doesn't having any OH, जैसे अमोनिया, एक एक्सेप्शनली हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे अमोनिया एक बेस है, सबको पता है, लेकिन अब इसकी एसिडिटी कैसे पता चले, n फैक्टर कैसे पता चले। तो फिर से अमोनिया अगर बेस है तो इसे एसिड के साथ क्या बनाना चाहिए, बोलो सॉल्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो ये HCl के साथ मिला दो, तो इसे क्या बन जाएगा अमोनिया NH4Cl, क्या बना देगा NH4Cl। अमोनिया react with the HCl, it form NH4Cl, it is kind of salt। अमोनिया NH3 react with the HCl making ammonium chloride। तो बोलो कितना हाइड्रोजन को यूज कर रही है, एक हाइड्रोजन को यूज कर रही है, तो इसकी n फैक्टर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अमोनिया के n फैक्टर 1 याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बेस की n फैक्टर का डिस्कशन हो जाता है। अब इस तरह से तुमने पढ़ा एसिड और बेस की n फैक्टर निकालना। अगली n फैक्टर किसकी सीखे थे हम लोग, किसकी सीखनी है एटम्स और पॉली एटम्स की। तो इसमें बहुत इजी है, एटम और पॉली एटम्स की n फैक्टर। बोलो n फैक्टर ऑफ एटम्स लिख लो एंड पॉली एटम्स।
एटम और पॉली एटम्स की एन फैक्टर, ठीक है। जनरली वैलेंसी ऑफ एटम इज कॉल्ड एन फैक्टर। एन फैक्टर फॉर एटम इज इट्स वैलेंसी, इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। वैलेंसी हम सबको पता है, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, इन सब की एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बैरियम, इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। होगी कि नहीं बताओ, क्योंकि वैलेंसी इनकी 1 और 2 होती है। ऐसे 13th ग्रुप में देखो, 13th ग्रुप कौन है, बोरॉन, एल्युमिनियम, है ना, इनकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि वैलेंसी इनकी 3 होती है। ऐसे 14th ग्रुप में बोलो, 14th ग्रुप में एन फैक्टर कितनी, 4 हो जाएगी। और 15th ग्रुप में बोलो, 15th ग्रुप नाइट्रोजन वाला परिवार, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 15th ग्रुप की 3 होती है ना, 2 8 5 3 लेता है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 3 हो जाएगी। 16th ग्रुप में एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, बोलो 2 8 6 होता है, 3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, सॉरी। तो इस तरह से एन फैक्टर का डिसीजन हो जाता है फॉर एटम। लेकिन अगर यही पॉली एटम है तो मैं इसको हटा रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। अगर पॉली एटम है तो कैसे निकालते हैं, देखो पॉली एटम्स का कैसे निकालोगे, जैसे ऑक्सीजन की एन फैक्टर कितनी होती है, 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 होती है, आप रखते हो -2, तो ऑक्सीजन की एन फैक्टर कितनी, 2, लेकिन O2 की एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, 4 पर एटम। क्लोरीन की एन फैक्टर 1, लेकिन Cl2 की एन फैक्टर बोलो 2। फ्लोरीन की एन फैक्टर 1, लेकिन F2 की एन फैक्टर 2, ठीक है। तो इट इज अबाउट पॉली एटम्स, सही बच्चों। आइए सॉरी, आगे हम एन फैक्टर पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इनके एन फैक्टर कैसे पता करेंगे, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर किसे कहते हैं ना, तो एन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एन फैक्टर इज, एन फैक्टर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। इस पर थोड़ी सी कल चर्चा भी हुई थी, फिर से चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में बदल जाता है, तो हम इसकी एन फैक्टर निकालें, तो देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक करें अगर, तो +7 आती है और यहां +2 आती है, तो कितने का चेंज हुआ, बोलो 5 ऑक्सीडेशन का चेंज हुआ, तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, एन फैक्टर 5 हो जाएगी। अगर एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो अभी शुरू में फॉर्मूला तुमने लिखा था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये हो जाएगी 158/5। बोलो समझ में आ रही है। ऐसे KMnO4 इन बेसिक मीडियम चेंज हो जाती है K2MnO4 में, किसमें चेंज हो जाती है, K2MnO4 में। तो फिर से देखो ये +7 और यहां पे निकालोगे तो ये आ जाएगी +6, तो +7 से +6 कितने का लेना देना हुआ, बोलो एन फैक्टर कितने का लेना देना हुआ, 1 का। तो अगर बेसिक मीडियम में इसकी इक्विवेलेंट वेट चाहिए तुम्हें, तो 158/1 करना पड़ेगा। तो एसिड बेस मीडियम में ये दोनों है। ऐसे ही न्यूट्रल मीडियम में थोड़ा सा समझ लो, इन न्यूट्रल मीडियम KMnO4 चेंज इनटू व्हाट, चेंज इनटू MnO2, तो देखो ये +7 और ये हो जा रही है +4, कितने का लेना देना हो रहा है, 3 का।
तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बताओ, मॉलिक्यूलर वेट बटे 3। ऐसे निकालते हैं एन फैक्टर। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये अक्यानोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, पिछले टर्म में भी बात हुई थी। बाकी अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो उसका भी ऐसे निकालेंगे, देख लेंगे किस में चेंज हो रहा है, कितने का लेना देना हो रहा है, ठीक है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये कॉमन रिएजेंट यूज किए जाते हैं, इसलिए इसकी बात मैंने कर ली आपसे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएजेंट है K2Cr2O7, जरा उसकी बात करते हैं। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +2 में बदल जाती है। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो यहां गलत होने के बहुत चांस है। अब देखो K2Cr2O7 +2 बदल जाती थी, यहां क्रोमियम का निकालो एन फैक्टर, क्रोमियम का इसका एन फैक्टर तुमको चाहिए, तो पहले तो ऑक्सीडेशन चेंज निकालना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले डिसाइड करो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, पर एटम लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो इसकी कैसे निकालोगे, 2 × +1 पोटेशियम की, 2x + 7 × -2, समझ में आता है। पोटेशियम का +1 होती है तो 2 × +1, क्रोमियम के निकालनी है तो 2x किया +7 × -2 = 0। इसको सॉल्व करके देखो तो ये हो जाएगी +2, ये -14, -14 में से +2 निकला -12, 2x = +12 और ये x = +6, यानी क्रोमियम का, एक क्रोमियम का कितना आ गया, +6, कितना आ गया, +6। ये क्रोमियम +3 में बदलती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉरी, +3 +6 से ये कितना हो रहा है, +3। एक क्रोमियम एटम +6 से कितना हो रहा है, +3। हमें एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में निकालना है, एक पूरे मॉलिक्यूल में कितने का चेंज हो रहा है। तो देखो एक एटम में +6 से +3 का चेंज हो रहा है, तो 2 एटम है ना यहां पूरे मॉलिक्यूल में, 2, तो 2 एटम में कितने का चेंज हो रहा होगा, 3। +6 से +3 का मतलब 3 का चेंज एक एटम कर रहा है, तो 2 एटम कितने का चेंज कर रहा है, 6 का। तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, 6। बहुत ध्यान से समझो, फिर से मैं समझा रहा हूं। K2Cr2O7 क्रोमियम +3 में बदल जाती है एसिडिक मीडियम में। आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज पर एटम इन द मॉलिक्यूल होता है ना, पर एटम का, तो हमने एक एटम का लिखा +6, लेकिन जब एन फैक्टर निकालते हैं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में कितने का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो देखो एक एटम के लिए +6 से +3 का चेंज हो रहा था, यानी 3 का लेना देना हो रहा था, और अगर 2 क्रोमियम एटम है तो 6 का लेना देना होगा, तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, 6। तो हमें एन फैक्टर का आइडिया लग चुका है। सारे एन फैक्टर इसी तरह से निकाल करके हम लोग अपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। ये एन फैक्टर की पढ़ाई रेडॉक्स रिएक्शन में थोड़ी सी हैवी हो जाती है, हमने इंपॉर्टेंट वाली 2 चीजें आपको बता दिया है। ऐसे एन फैक्टर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और भी रिएक्शनों के लिए कैसे सॉल्व होगी, उसकी चर्चा रेगुलर के वीडियो में, आगे की वीडियो में होगी, रेगुलर जो आगे वीडियो जाएंगे उनमें होगी। आज के लिए आपको इतना ही, पढ़िए, फोकस रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।